बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना हम पाकिस्तानियों के लिए तारीख़ में या अपने सीने में बहुत बड़े पैगामात हमारे लिए छोड़ के गया। और हर साल हमें ये दिसंबर आता है और हम कायदे आज़म की बरसी के हवाले से 25 दिसंबर भी बनाते हैं और 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन भी बनाते हैं। और इसी दिसंबर में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, उस हवाले से भी हम दिन तो नहीं बनाते, लेकिन आज भी वो हमारे सीनियर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से उस इवेंट को, उस वाक़े को याद करके रोते भी हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन बहरहाल हमसे वो जुदा हो गया। वो मुल्क आज बांग्लादेश है और दुनिया में अपनी हुकूमती जो मैनेजमेंट है उसकी, ये जमहूरियत के हवाले से जो वो मुल्क जिस तरह से रन किया जा रहा है, चला रहा है, उसको मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप बनता जा रहा है और दुनिया देख रही है उसकी सक्सेस स्टोरी। उसी के साथ हम आज तक पाकिस्तान में किसी एक सियासतदान को भी एक दूसरे को तस्लीम करने की आदत नहीं डाल सके। यकीनन 25 दिसंबर जब कायदे आज़म की बरसी बनाई जाती होगी और आलम बरज़ख में जब कायदे आज़म की रूह वहाँ अपने साथ अपने इर्द गिर्द शेख मुजीबुर रहमान को भी देखते होंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी देखते होंगे और शहीद मोहतरमा भुट्टो को भी देखते होंगे, वही आई होंगी और वो भी अपना रोना रो रही होंगी कि बाबा आपकी कौम ने पीछे मेरे साथ ये हाल किया। लेकिन उसके साथ कायदे आज़म ये पूछते होंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से भी कि आप जो पाकिस्तान छोड़ कर गए, आज आपका 70 क्लिफ्टन भी गंदगी में यानी कचरे के ढेरों में डूबा हुआ नज़र आता है। तो ये आपका पाकिस्तान, आपकी पार्टी ने इस वक्त जो हालात देखे जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इन हुक्मरानों की वजह से जिस तरफ जा रहे हैं वो पूरी कौम के लिए बाइस तशवीश है। इसलिए कि दुनिया जिस जदीद उलूम और साइंसी तहकीकात की तरफ पूरा जोर, पूरे अपने बजट को उधर तसर्रुफ में ला रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के लोग आज तक एक दूसरे को दुश्मन, गद्दार और इस किस्म की जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और कभी भी ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जो वोटों के ज़रिए जो बंदा हुक्मरान बना है उसको तस्लीम कर लें और कुछ अरसा वो गलत या सही जो फैसले करता है उसके साथ चलें और उसका जो टेन्योर है पूरा हो जाए तो फिर कौम के सामने उसका जो फेलियर्स हैं वो सामने लाएं और उन बुनियादों पर हम जीत कर तो दोबारा इस कौम की खिदमत के लिए सामने आएँ। लेकिन हमारे यहाँ ये जोश और जज्बा मफकूत होता जा रहा है और हमें फ़िक्र है कि कहीं ये मुल्क, ये पाकिस्तान भी हमारे हाथों इन सियासतदानों की वजह से कहीं ज़ाया ना हो जाए। नाजरीन, इस वक्त मुश्किल तरीन दौर है और हम ये देख रहे हैं कि इस मुश्किल तरीन दौर का एहसास जो है हमारे लीडरों के सीना से गायब होता जा रहा है। अदराक उनके यहाँ नहीं है और ना ही उनके अच्छे इरादे हमें नज़र आ रहे हैं। हम बाहसियत वोटर या कौम के इस बाशिंदा होने की हैसियत से हम फिर अपील करेंगे अपने लीडरों से कि इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख कर आप ये देखें कि हिंदुस्तान जिसने हमसे हमारा बाजू काट कर जिसको बांग्लादेश बनाया, वही हिंदुस्तान आपकी सरहदों पर आज फिर इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वो हमा वक्त तैयार है। वो अपनी सिक्योरिटी अपने इस हवाले से पूरी तैयारियों में है और हम आज भी एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे की लग पुलिंग के लिए, एक दूसरे को तबाह बर्बाद और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे सियासतदानों का है। मेरी गुजारिश होगी और मैं अपने जो भाई हैं जिनकी तादाद जो इस वक्त 99% है, जो लोग जिनका कोई सियासत से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, वो स्वाय वोट देने की हद तक या जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए कि इन लीडरों ने इस मुल्क को खुशहाली नहीं दी बल्कि तबाही दी। हमें खुशहाली का जो वक्त नज़र आता है वो इन आमिर लोगों के दौर में ही नज़र आता है, उन आमरीत के दौर में ही जिसको बुरा भला कहा जा रहा है, वही दौर हमें कुछ खुशहाल या तामीर और तरक्की के हवाले से कुछ नज़र आता है। लेकिन उसके बाद हमें स्वाय बर्बादी के और स्वाय तानों के या स्वाय गद्दारी के और हमें कुछ नज़र नहीं आता। नाजरीन, मैं ये चाहूँगा कि हाल ही में BBC ने
एक जियोलॉजिकल जो इंजीनियर, जो जियोलॉजिस्ट है, वो इंजीनियर है, और उसने अपनी मदद आपके तहत एक अपने इलाके में जो सड़क खुद बनाई, अपने चंदे से बनाई, चूँकि उस इलाके में आज तक ये इलाका हमारे आज़ाद कश्मीर में है, और जहाँ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि मैंने 86 अरब रुपया अपने इस 4-4.5 साल दौर में खर्च कर दिया तामीर और तरक्की के हवाले से, रोडों के हवाले से। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस नौजवान जियोलॉजिस्ट की ज़बानी सुने जो अपने हाथों काम करके ये सड़क मुकम्मल कर रहा है, ज़रा सुने कि ये क्या कह रहा है। कोरोना आया और हमारी जो रोड थी इसकी हालत जो थी वो बड़ी ख़राब हो गई थी। तो हमारे नौजवानों ने ये तय किया कि हम इस रोड को अपनी मदद आपके तहत हम इसको रिहेबिलिटेट करेंगे। तो उसमें हमने सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया। तो मेरी चूँकि जो स्पेशलाइजेशन थी वो जियोलॉजी है, और उसमें ये सारे जो पत्थर आप देख सकते हैं ये टूटे हुए मेरे अपने हाथ के टूटे हुए हैं, और ये सोलिंग मैंने किया है, ये कटिंग सारी मेरे अपने हाथ की हुई है, और यहाँ दीवारें हैं उनके जो पत्थर हैं सारे मेरे अपने हाथ के टूटे हुए हैं। पहले इसकी सूरत हाल ये थी कि इस पे कोई गाड़ी, यानी ये 10 किलोमीटर का जो हमारा पैच है, ये कम से कम भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगते थे इसमें चलते हुए। अगर कोई बीमार खातून को हॉस्पिटल ले जाना होता तो बहुत मुश्किल आती, यानी कि वो अगर उसको सेहतमंदी की तरफ ले जाने की बजाय वो और ही बुरी कंडीशन में हो जाती। आप ये देखेंगे, आपको एक तस्वीर में ये दिखाऊंगा कि आज भी आज़ाद कश्मीर में जो स्कूलों की हालत है, वो स्कूल किस तरह हैं, यानी वो 1947 या 1950 वाली वो सूरत हाल, बिल्कुल उनको देखकर आपको एहसास होगा कि हम आज भी 1950 से आगे नहीं निकल सके, आगे नहीं आ सके। ये हमारे बच्चियाँ जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, जिस हाल में बैठकर तो तालीम हासिल कर रहे हैं, आज भी हमारे स्कूलों की हालत तकरीबन इसी तरह है। वो चंद स्कूल हैं जो कि 2005 के ज़लज़ले के बाद तामीर हुए, लेकिन 600 स्कूल आज भी हनूस ज़ेरे उनकी ये ख्वाहिश है, लोगों के मुतालबात है कि ये हमारे स्कूल किसी तरह तामीर हो जाएं, लेकिन वो आज तक नहीं हो सके, उनके टेंडर भी नहीं हो सके। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, सड़कों की सूरत हाल है, स्कूलों की सूरत हाल है, हमारी जो इमारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर टर्किश जो देकर गए थे, उनकी मेंटेनेंस क्या, उनकी जो अपकीपिंग के हवाले से जो हाल है, तो वो तकरीबन अपनी ज़ुबूं हाली जो है वो पेश कर रहा है। हम वहाँ उन बिल्डिंगों में अब जाना मुश्किल हो चुका है, उनके बाथरूम टूट चुके हैं, उनके दरवाजे टूट चुके हैं, उनके लॉक्स टूट चुके हैं, उनकी मेंटेनेंस का कोई इंतज़ाम हमारी हुकूमतों के पास नहीं है, और ना कोई आइडिया है कि इनकी मेंटेनेंस पे जो पैसे खर्च करने थे, या जो टीम हमारे पास थी, उस टीम को दोबारा हम बरूए कार लाते हुए उससे हम इन बिल्डिंगों को रिपेयर कराते, लेकिन उस हवाले से कोई नहीं। अलबत्ता हमें अपनी हुक्मरानों की जो ठाठ बाट नज़र आती है, या उनके साथ जो काफ़िले नज़र आते हैं, या उनके साथ जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं, और आप आज भी देखेंगे कि हमारे इलाके में जो लोग आज भी अपने कंधों पर अपने मरीज़ों को उठाकर तो वो हस्पतालों में ले जाते हैं। आपको इस तस्वीर में ये नज़र आएगा कि लोग अब भी अपने किसी मरीज़ को उठाकर तो हस्पताल में ले जा रहे हैं। ये हमारी आज भी ये सूरत हाल है। और अगर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से अगर कोई रोड बनी है या कोई ब्रिज बना है, तो उसकी मेंटेनेंस न होने की वजह से वो फिर तबाह हाल है, तबाह हो रही है, और उसकी मेंटेनेंस का कोई बजट भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है। तो इस हवाले से जब हम अपने हुक्मरानों से बातचीत करते हैं या उन वुज़रा से बातचीत करते हैं, तो अव्वल तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो लोगों की इस किस्म की बातें सुने कि इस मुल्क इन रोडों के पैचवर्क के हवाले से, या इनकी मेंटेनेंस के हवाले से, या पानी की सप्लाई के हवाले से, या साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई बात करे, चूँकि उनके पास ना मनसूबाबंदी के लिए टाइम है और ना ही वो लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है। तो इस हवाले से हम आज भी, मैं ये समझता हूँ कि 1950 ही के दौर में हैं। अगर किसी एरिए ने अगर कोई तरक्की कर भी ली है, तो वहाँ भी शहरों का हाल ये है कि उनकी सीवरेज सिस्टम बिल्कुल चौक हो चुका है, वहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वहाँ बिजली ना होने की वजह से अगर वो हाई राइज बिल्डिंग है तो ऊपर जाने से लोग कतरा रहे हैं, चूँकि वहाँ उनकी जो बिल्डिंगें हैं
वो लिफ्टें या उनकी जो मेंटेनेंस ना उनकी वजह से वो बंद पड़ी हुई हैं, ख़राब पड़ी हुई हैं, लोग वो छोड़ कर कहीं दूर जा चुके हैं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम इसी आज़ाद कश्मीर के हवाले से और वहाँ जो हड़तालें इस वक्त आटे के हवाले से हो रही है, हम उस पर तबसरा करेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, मैंने जिस तरह से ब्रेक से पे जाने से पहले आपसे अर्ज़ की थी कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो आटे का बुरहान नज़र आ रहा है या लोग इस वक्त हड़तालों में, एक बड़े तवील अरसे के बाद लोग आटे के हवाले, खुराक के हवाले से हमने सड़कों पर देखे हैं। रावलाकोट, बाग और रड़ा में काफ़ी लोगों ने हड़तालें की, लोग सड़कों पर आए और वो हनूज वो जो हड़तालें हैं या लोगों की वो जो रिजेंटमेंट है वो अभी तक जारी और सारी है। और इसी तरह कोटली, मीरपुर और दीगर शहरों में भी ये चीज़ें, हड़तालें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं और कुछ आएंगी। इस हवाले से हमने सैयद अफराज गर्देजी जो सीनियर साफ़ी हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं आज़ाद कश्मीर के इस सोशल जो इश्यूज़ हैं उन हवाले से, तो हम ये चाहेंगे कि आटे के बुरहान और वहाँ इनकी कीमतें क्या हैं, लोगों को क्या तकालीफ पेश आ रही हैं। तो जी अफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अफराज साहब, ये जो आटे के हवाले से जो हड़तालें हुई हैं और लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए, रड़ा में पुलिस ने उन पर हमला भी किया, उनको ज़ख्मी भी किया, इसी तरह रावलाकोट में भी काफ़ी सारे लोगों ने हड़तालें की, एक रिजेंटमेंट सामने आ रही है और मेरा ख्याल है ये जो हड़तालें हैं ये आज़ाद कश्मीर के पूरे शहरों में बहुत जल्द फैल जाएंगी अगर हुकूमत ने कोई मुनासिब फैसला ना किया। इस वक्त जो इस पिंडी में जो आटा है वो तकरीबन 853 रुपये, 855 रुपया का ये 20 kg का थैला मिलता है। वहाँ किस तरह मिल रहा है और लोगों की क्या यानी बेसिक इशू क्या है? जी शाह साहब, आपने आटे बहरान के हवाले से बात की। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान और बिलखुसूस जो कोरोना की कैफियत थी, जहाँ पर दीगर एशियाई खुर्दनोश थी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, इनके साथ आटे की कीमतों में एक माह के अंदर 2 मरतबा 500 रुपये फी मन इजाफा किया गया। इस तरह जो आटा पहले 700 750 रुपये मन था, 800 रुपये मन था, 800 रुपये का तोड़ा था, वो अब 1000 से ऊपर जा चुका है। और उसके मुकाबले में जो दूसरे आटे हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ फ्लोर मिल से जाते हैं, इस तरह उनकी हौसला अफजाई हो रही है। इस हवाले से जो हमारी बात मुख्तलिफ माहिरीन से हुई, उनका कहना यह था कि आज़ाद कश्मीर के महकमा खुराक की नाअहली की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ और वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहने पर मजबूर हुए कि उन्होंने आटे की कीमतों में इजाफा करके तनख्वाहें अदा की हैं। इसके साथ ही जो अगर देखें पाकिस्तान में जो इस वक्त आटा है, इस्लामाबाद में जो 20 किलो का थैला है वो 840 रुपये सरकारी आटा मिल रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वहाँ पे आटा कंट्रोल रेट पे हो। इस हवाले से पुंछ डिवीजन में बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर का सबसे अहम डिवीजन है, जिसमें रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली है, वहां पर आटे की महंगाई के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे गुज़िश्ता कई दिनों से जारी हैं और कई घंटों तक बैन शाराएं जो है वो बंद की गई। इस सिलसिले में राड़ा जो शर्की बाग का एक इलाका है, वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था मुजाहिरीन पर और इसके नतीजे में पुलिस की एक गाड़ी टूटी और 3 लोग वहां पे जख्मी हुए और इस बलवे के अंदर 2 पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से लगातार बाग के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और सबसे अहम बात यह है कि लोग जो है वो सियासी जमातों से हटकर उन्होंने अपने हलकों की अवामी एक्शन कमेटियां तश्कील दी हैं और ये अवामी एक्शन कमेटियां जो है वो आटे के इशू को लेके आगे बढ़ रही हैं और अच्छा शाह साहब, इस वक्त जो है वहाँ स्टॉक आटे की जो गोदाम है, स्टॉक है, उसकी क्या सूरत हाल है और क्या गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत हो रही है कि वो इसकी कीमतें रिड्यूस करें या कोई उम्मीद है इस हवाले से? नहीं, देखें ये बड़ी एक अलमिया है कि इस वक्त कोई सियासी पार्टी इसकी ऑनरशिप आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं ले रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है कि वो इस पे बात करे। वो सवाए असम्बली के इजलास में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है अब्दुल रशीद तराबी, उन्होंने ये मुतालबा किया खुद अपनी हुकूमत से कि आटे की कीमतों के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसकी कीमतों को कम किया जाए, लोगों की अप्रोच में इसको लाया जाए।
अब ये बार बार डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कतई तौर पर इस वक्त तक कोई संजीदगी देखने में नहीं आ रही। बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम आटे की कीमत कम नहीं कर सकते। तो ये उस हवाले से मुज़ाकरात करने की अफराज साहब बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ लाइन पर रहे। नाज़रीन, ये थे हमारे जो सीनियर साफ़ी हैं अफराज गर्देजी, ये इस आटे की सूरत हाल पे और जो इस वक्त जो हड़तालें हो रही हैं, लोगों में बेचैनी जो फैल रही है, उस हवाले से बातचीत कर रहे। मैं इसी बाग की एक जो तजावज़ात के हवाले से हमारे वहाँ जो रिपोर्टर हैं लोकल सैयद आमर अली, उनकी एक वीडियो जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वहीं एक पिछले दिनों जो एक नौजवान लड़का मोटर बाइक पर जो वो उसकी डेथ हो गई थी, उस हवाले से भी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक तरफ तो इतने लंबे और बड़े दावे करती है और वहाँ उनके हस्पतालों की क्या सूरत हाल है और वहाँ जो तजावज़ात के हवाले से जो इंतज़ामिया एक्शन लेती है उसकी कंटिन्यूशन या उसकी सूरत हाल क्या है, ये इस वीडियो पे आपको मज़ीद आपको तफसीलात आपको जानने का मौका मिलेगा। जी, बाग शहर में तजावज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया और बल्दियाती इदारों ने कमर कस ली। बाईपास रोड, जंगलात रोड, ढुल्ली रोड और मेन बाजार की सड़कों और दुकानों के बाद मौजूद तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है। असीदार बाग कमर काज़मी का सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तजावज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है। कि पिछले कुछ दिनों से जो है तो बाईपास के ऊपर जो है वो इंतजामिया की निगरानी एक ऑपरेशन जो है तो वो तजावज़ात के खिलाफ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि वागदार किया हुआ एक पूरा ट्रैक जो है तो वहाँ से बरामद हो रहा है, यहाँ तक आ रहे हैं। आज उस सिलसिले में BDA के ज़िम्मेदारान और दीगर महकमे जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी मौजूदगी में पूरे रोड की जो बाकिया हिस्सा है उसकी मार्किंग की जा रही है कि कौन कौन सी जो हैं वो सेंटर गोले से 40 फुट की हद तक तामीरात हैं नहीं हैं। उस सिलसिले में जो है तो ये सारी वर्किंग हो रही है और इसी को फॉलो करते हुए एक ही क्राइटेरिया अब इसी के साथ नाजरीन वहाँ एक जो नौजवान बच्चा जो है वो पिछले दिनों मोटरसाइकिल की जो एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। ज़रा उस वाले से भी आप ये वीडियो देखिए कि वहाँ हस्पतालों की क्या सूरत हाल है। मोटरसाइकिल हादसे में जान की बाजी हार जाने वाले फरहान हैदर वांडे के वुरसा का कहना है कि फरहान की मौत बाग अस्पताल इंतजामिया की गफलत की वजह से हुई। हादसे के फौरन बाद जब इसे DHQ अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया तो वहां पर माहिर डॉक्टर तक मौजूद नहीं था। बाज अज़ां अस्पताल में मौजूद अमले की जानब से फरहान को रावलपिंडी तो रेफर कर दिया गया, लेकिन ताखीर होने की वजह से वो जाँबर न हो सका। वुरसा ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस अस्पताल में न तो CT स्कैन मशीन है, न तो दीगर सहूलियात और ना ही हमला, तो फिर इसे बंद ही कर दिया जाए। फर्स्ट टाइम जब हम हॉस्पिटल में गए तो उस वक्त कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक वहाँ पे डॉक्टर थी, मेरे ख्याल में कोई हाउस जॉब भी के मतलब की डॉक्टर थी, तो उनको वो सांस की या वो खुराक की नाली पास करने का पता ही नहीं था। पहली बात तो यह है कि इमरजेंसी किसके लिए उन्होंने बनाई हुई है। अगर इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है तो इमरजेंसी को बंद कर दें। इमरजेंसी का क्या मकसद है हमारा? ये हमारी इस वक्त जो अस्पतालों की सूरत हाल है, ये कोई किसी बाग या किसी एक शहर की बात नहीं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में तकरीबन एक ही जैसी सूरत हाल है। हाँ, अलबत्ता जहाँ CM है, जहाँ आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम जो हॉस्पिटल हैं वो थोड़े बेहतर चल रहे हैं, चूँकि आर्मी की वजह से और उनकी जो इमरजेंसी और उनका 24 आवर सर्विस तकरीबन मौजूद होती है, तो सिविलियन भी वहाँ जाते हैं, उससे उनकी उस सर्विस से मुस्तफ़ीद तो होते हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे जो डोनर्स ने बड़े बड़े अरबों रुपया लगाकर जो हॉस्पिटल बनाए थे, उन हॉस्पिटल के हवाले से जब जानने की कोशिश की जाती है तो सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलता। अब वहाँ सेहत कार्ड भी तकसीम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का कोई एक हॉस्पिटल भी उन सेहत कार्ड उस सिस्टम में मौजूद नहीं कि उस सेहत कार्ड को इस्तेमाल करते हुए उन हॉस्पिटल से कोई मरीज़ मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में सेहत कार्ड के हवाले से वो हमारे हॉस्पिटल भी वहाँ हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि इस तमाम सूरत हाल को तकरीरों से नहीं, आप बंद कमरा कैबिनेट के इजलासों में नहीं, चूँकि वहाँ आप एक दूसरे की तारीफ और तोसी में लगे रहते हैं, आप उस शहर के चंद इंटेलिजेंट लोगों यानी सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर 10 अजला हैं तो 10 अजला की 10 मीटिंगें करें और आपको फी ज़िले की प्रॉब्लम का जनाब वज़ीर आज़म पता चलेगा कि मेरे मुजफ्फराबाद में या मेरे कोटली में या मेरे मीरपुर में या मेरे पुंछ में या मेरी सदनूती में या बाग में क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। नाज़रीन, छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम दोबारा इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज।
वेलकम बैक जी नाज़रीन। अब हमें आपको इस वक्त जो इस हमारे एशिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो इंडिया की इस वक्त कश्मीरियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की नफ़रत और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहा है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला ने उसको खुद अपने अमाल की वजह से, मेरा ख्याल है कि वो अपने तबाही के दहाने पर वो अपनी तबाही के बंदोबस्त खुद कर रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक वीडियो जो है वो हमारे जो सिख हैं उन्होंने जो इस वक्त दिल्ली में जो कब्ज़ा किया हुआ है, किसान जो है, चूँकि पंजाब का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो इंडिया को चलाने वाला या इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है वो हमारे सिख हैं, वो पंजाब है, उसकी एग्रीकल्चर है, उसकी जो अफवाज में उसके जो लोग हैं, पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो इंडिया की जो इंजन को चलाने वाला जो है, इंडिया को सालम रखने वाला जो है, इंडिया को कुव्वत बख्शने वाला जो है वो हमारे जो दोस्त हैं वो सिख है। और वो इस वक्त हिंदुस्तान की जो मोदी हुकूमत है उसके हवाले से क्या चाहते हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये इस वीडियो को ज़रा सुने और वहाँ के जो जुलूस है किसानों ने वो जो कब्जा किया हुआ है उसको भी ज़रा देखें जी। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात यह है कि भारत में सिख किसान इस वक्त अपने खिलाफ होने वाले मजालिम के खिलाफ न्यू दिल्ली में धरना दिए बैठा है। 3 काले कानून वापस कराए बिना हम पीछे नहीं लौटेंगे। तू जो करना कर ला, जिद तू फड़िया, अड़िया रवैया तेरा आ, किसान का नहीं। किसान अपना हक मांगने आया है। ये एहतजाज लगभग पिछले 6 माह से जारी है, जिसका मतलब ये है कि पिछले 6 माह से कोई गल्ला नहीं उगाया गया। इसका नतीजा ये होगा कि अगले 6 माह में भारत में शदीद ग़िज़ाई बहरान आने वाला है। क्या खाते हो? जो भी पैसा कमाते हो क्या करते हो यार? मंत्री संतरी जितने जो IAS लॉबीज हैं क्या करते हैं? खाते ही है ना। वो खाने की फैक्ट्री हमारी है। ग़िज़ाई बहरान और कहत की सूरत में हिंदुस्तान में एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी। लाइन एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, लूट मार और कत्लो गारत मामूल बन जाएगी। ऐसे हालात में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर भारत में अमन फौज भेजने की तैयारी की जाए, या फिर भारत के मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार अपने कब्जे में ले लिए जाएं, क्योंकि अगले 6 माह में भारत में जो कुछ होने जा रहा है वो दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ इंडिया, बिगिनिंग ऑफ एन एंड। ये हमारे सिख जो हैं पंजाब से इनका ताल्लुक और इनके हवाले से ये एक तफसील एक शॉर्ट रिपोर्ट आपने मुलाहजा फरमाई। और ये इंडिया को इस वक्त जो अपना एक खाना जंगी की तरफ जो जा रहा है कि उसकी जो हेटेडनेस, उसकी जो मजालिम हैं वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में उनके हवाले से, सिखों के हवाले से और लोअर कास्ट जो हिंदू हैं उनके हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से पूरी दुनिया के सामने उनके जो मजालिम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और मोदी के जो इक़दामात हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अभी तक हमारे अरब जो भाई हैं वो अभी खामोश हैं। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा है जहाँ सिखों ने मुतालबा किया है कि उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, उसको मुदाखलत करनी पड़ेगी, उसको अमन फ़ौज इंडिया में भेजनी पड़ेगी, ताकि मज़ीद इन हवालों से ये जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कहीं मज़ीद कत्लो गारत जो होगी या उन्हें नज़र आ रही है, उसके पहले से इक़दामात बजरिया यूनाइटेड नेशन हो सके। नाज़रीन, कल ही गुज़श्ता रोज़ हम मुज़फ़्फ़राबाद में जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब फ़ारूक हैदर साहब जो इस वक्त अपनी इलेक्शन मुहिम के पहले कदम या दूसरे कदम के तौर पर अब वो आगे बढ़ रहे हैं और वो जलसे कर रहे हैं और कश्मीर बचाओ के मुहिम लेके वो आगे चल रहे हैं और बड़े बड़े जलसे इस वक्त कर रहे हैं। तो उन्होंने रास्ते में चलते हुए एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसका संगे बुनियाद रखा। और ये प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में ये 7.8 मेगावाट का है और ये प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, लेकिन इसकी पॉलिसियाँ न होने की वजह से इसको 18 साल लग गए इसको तामीर होने में। ये 7 मेगावाट का 18 साल हो गए। और आज़ाद कश्मीर में कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है हम सर आंखों पर उन इन्वेस्टर्स को बैठाते हैं, टूरिज़्म में आ जाएं, हाइड्रो में आ जाएं,
फलां में आ जाएं, लेकिन अमली तौर पर एक 7 मेगावाट लगाने में 18 साल। और इस हवाले से मैंने फिर ज़ाती तौर पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश की कि आप जब तक आप एक मीटिंग नहीं बुलाएंगे और मीटिंग बुलाकर आपको हकीकत हाल से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, आपको तमाम प्रॉब्लम और इशूज़ से जब तक आपको वाकफियत नहीं दिलाई जाएगी, तो आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नामुमकिन सी बात है। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अगर कोई रीढ़ की हड्डी, जो मुस्तकबिल की जो उम्मीद है, वो हाइड्रो पावर जनरेशन है, वो टूरिज़म है और स्मॉल इंडस्ट्री है, ये जो मीरपुर में जो इंडस्ट्रियल जोन है ये है। लेकिन इस हवाले से हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो तकरीबन यानी इन 4.5 सालों में नाबल्दी रही है, उन्होंने कोई अमल नहीं किया। लेकिन कल के इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने वादा फरमाया कि का इशू आया है, ये जो वाटर चार्जेस का इशू है, ये सारे जो हैं जो पैदा करते हैं वो या जो ये बाकी लोग कर रहे हैं, ये सारे आए हुए तो अभी इंशाल्लाह ताला उस पर अपना इसको बनाना, ये सारी चीज़ें उसके लिए कंस्ट्रक्टर को भी हायर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले ये चीज़ें स्ट्रीट लाइन हो जाएंगी। जैसे पार्टनरशिप है, ये बिल्कुल प्राइवेट पार्टनरशिप जो लोग लगाना चाहते हैं निजी शोबे में या जगह अगर पब्लिक सेक्टर में लगना चाहता है, तो ये इंशाल्लाह ताला उसका एक वो हो जाएगा, एक इसका काम तय हो जाएगा। बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें आपके तमाम जो सिफारिशात होंगी या जो पॉलिसी के हवाले से आइंदा आने वाले वक्त में जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से ज़रूरी है उन पर अमल करने के हवाले से मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा। तो मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने वादे पर कायम रहेंगे और एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम लोग बैठकर उनको सजेस्ट कर सके कि आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किस तरह आ सकती है, इंडस्ट्री को किस तरह कायम किया जा सकता है, इंडस्ट्री को मज़ीद फ्लरिश करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के जो तरीक़ाकार है उसको मज़ीद एक्सेलरेट करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या तजावीज़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर देना चाहता है और उसको हुकूमत से क्या तावन, किस किस्म का तावन है जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को चाहिए। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक कितने पावर प्लांट लग चुके हैं? इस वक्त तक जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में हम काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन यानी मतलब 4 प्रोजेक्ट तो लग चुके हैं और 6 प्रोजेक्ट पे की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तकरीबन 25 प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जिसकी जो पोटेंशियल है तकरीबन 4000 मेगावाट से ज़ायद है। और इन प्रोजेक्ट की तकमील से यानी मतलब ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के रेवेन्यू में इजाफा होगा और जो पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है वो शॉर्टेज भी पूरी होगी। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में ये उनकी जो बातें कि जी चीफ सेक्रेटरी भी गया था लंदन में, मैं भी गया था, तो बड़ी हमने अपीलें की है कि आकर आज़ाद कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जब वो यूके में बैठा हुआ इन्वेस्टर जो है वो तो घंटों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि मैंने अगर अपने पैसे कहीं लगाने हैं तो मुझे 1 महीने में क्या उसका रिटर्न होगा, 1 साल में क्या रिटर्न होगा। और वो फिर देखते हैं कि क्या 18 साल जहां कोई बंदा पैसे लगाकर वो कहे मैं इन्वेस्टमेंट करने किसी मुल्क में गया हूं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। नाजरीन, ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम अवाम जो है हमारा भी बहुत बड़ा इसमें जो मैं समझता हूं कि अवाम की जानब से हुकूमत को आज तक किसी रिजल्टमेंट का उनको सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कि जो नौकरियों के हवाले से वो चपरासी की नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, वो उस्ताद की नौकरी के पीछे लगे, यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए पीछे लगे हुए हैं। वो ये नहीं चाहते, हमारे पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो ये नहीं चाहता कि मैं कारोबार में आऊँ, मैं इंडस्ट्री के कायम करने के लिए मैं खुद अपने आप को पेश करूँ या अपने साथ लोगों को मिलाकर किसी इंडस्ट्रियल यूनिट कायम करूँ और उस हवाले से मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ और उसकी पॉलिसीज़ लेकर मैं इन्वेस्टमेंट ले और करके इन्वेस्टमेंट अपने इलाके में ले आऊँ। उस हवाले से हमारे यहाँ एब्सोल्युटली कोई ना सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई तहरीक है, ना अवाम की तरफ से कोई तहरीक है, ना हमारे साफ़ी बरादरी की तरफ से कोई तहरीक है। और हुकूमत को तो इस हवाले से कोई तल्लक ही नहीं, सिवाय इसके कि उन्हें 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो अब कश्मीर बचाओ की तहरीक लेकर वो लोगों के सामने फिर आ रहे हैं और हमारे लोग फिर
उनको अपने कंधों में सवार करके लीडरों को, तो फिर इसी सड़कों में और गलियों में फिरेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरा PhD बच्चा, मेरा मास्टर किया हुआ जो MSc है, जो M.Com है, वो बच्चे, उनकी कंजम्पशन, उनको नौकरियों के हवाले से कहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी जो नौकरी कर सकेंगे। क्या वो आइंदा भी यही किसी कोशिश में रहेंगे कि मेरा पासपोर्ट बने और मैं मिडिल ईस्ट में जाऊं? नाजरीन, मिडिल ईस्ट एब्सोल्युटली ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ अब अपॉर्चुनिटी नहीं रही। इसी तरह कई और जो हमारे यहाँ जो इससे पहले जो थी अपॉर्चुनिटीज़, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि आज़ाद कश्मीर की ये जो रियासत है, इसी रियासत को, यही हमारे पास है, तो इसी में गुंजाइश निकालें और इसमें यहाँ इंडस्ट्री का क्या अमल में लाएँ, अपने लोगों के रोज़गार के लिए वो सारे रिसोर्सेज जो है, वो सारी सोचें जो है, फिजिबिलिटीज़ जो है, वो उनको कारआमद लाने के लिए हम हुकूमत के साथ बैठकर, तो आइंदा आने वाले वक्त के लिए हम पॉलिसीज़ के लिए उनसे गुजारिश करें कि कोई फ्रेंडली पॉलिसीज़ वो सामने लाएं ताकि हमारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। आज हमारा प्रोग्राम इस पर ख़त्म होता है। आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।